Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer in economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. So today we are going to discuss various types of demand or the various types of changes that comes in demand. जब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर आपको याद हो तो जब हमने डिमांड फंक्शन लिखा था तो उसमें हमने कहा था कि जो डिमांड फंक्शन है वो क्या करता है, वो डिमांड और वो सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है। और जो डिमांड फंक्शन है वो दो तरह का होता है, एक होता है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो कि इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन जो कि मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये हमने दो तरह के फंक्शंस किए थे। अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने लिखा था कि डी सपोज कीजिए कि हमारी डिमांड है, डिमांड जो है वो फंक्शन है किसका, P। मैं यहाँ पे नीचे फिर से वही सारी चीज लिखने वाला हूं, D फॉर डिमांड, P फॉर प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, मतलब उस कमोडिटी का अपना प्राइस। ठीक है, देन प्राइस जो है PR क्या हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब जो डिमांड है वो सिर्फ उस कमोडिटी के अपने प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, जो उस कमोडिटी की डिमांड रहेगी वो रिलेटेड गुड्स के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। रिलेटेड गुड्स कितनी होती हैं, दो तरह की, एक होती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होती है जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब अगर किसी कमोडिटी की कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज हो जाता है तो उस कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाएगी, या अगर किसी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है तो उस कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाएगी। तो डिमांड जो है वो सिर्फ उस कमोडिटी के अपने प्राइस का फंक्शन नहीं होती बल्कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी फंक्शन होती है। देन वी कम्स टू Y मींस इनकम। जो डिमांड है वो इनकम पे भी डिपेंड करती है। देन TP मींस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो डिमांड है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करती है। डिमांड आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेल्थ पे भी डिपेंड करती है। डिमांड आल्सो डिपेंड्स अपॉन सेविंग्स, वो सेविंग्स पर भी डिपेंड करती है। डिमांड डिपेंड्स अपॉन C यानी कि क्लाइमेट। ठीक है, डिमांड जो है वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है। डिमांड डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, डिमांड जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी डिपेंड करती है। डिमांड डिपेंड्स अपॉन SP मींस साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो डिमांड है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और भी बहुत तरह के फैक्टर जो है वो हमने इसके अंदर इंक्लूड किए थे जिनके ऊपर डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। ठीक हो गया, मतलब कहने का ये था, मैंने ये कहा था कि ये जो डिमांड इधर लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे जो राइट हैंड साइड के अंदर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन सारे फैक्टर्स के अंदर कोई चेंज आया तो क्या होगा, डिमांड चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर प्राइस चेंज हो जाए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो जाए, इनकम चेंज हो जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, वेल्थ चेंज हो जाए, सेविंग्स चेंज हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट, अगर इनमें कोई चेंज आया तो क्या होना है, डिमांड ने चेंज हो जाना है। मतलब जो डिमांड है वो क्या है, वो इन सारे के सारे, ये जो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और यहां तक जा रहा हूं, डिमांड इन सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है और डिमांड खुद अपने आप में क्या है,
एक डिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक हो गया। अब ध्यान से हमने करना क्या है, अब हमने डिमांड के अंदर आने वाला चेंज देखना है। ठीक है, तो मैंने कहा डिमांड में चेंज किसके करके आएगा, ये सारी चीजों के करके डिमांड में चेंज आ सकता है। ठीक, अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। इन सारे फैक्टर्स को ना हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक पार्ट में रखते हैं सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी का अपना प्राइस। मतलब हमने क्या किया, सारे फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये बन गया हमारा पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमने रखा सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी का अपना प्राइस। मतलब मैं डिमांड में आने वाला चेंज देखूंगा जब उस कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं डिमांड में आने वाला चेंज देखूंगा जब उस कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होगा, तो मैं क्या करूंगा, इन सारी चीजों को कांस्टेंट मानूंगा। मतलब ये सारे फैक्टर मैंने क्या कर दिए, ये मैंने पार्ट 2 में डाल दिए। यानी अब जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे वो सारे के सारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक पार्ट में आ गया उस कमोडिटी का अपना प्राइस और एक पार्ट में बाकी सारे। यानी अब डिमांड जो है वो दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो डिमांड चेंज होगी प्राइस के करके या चेंज होगी इनके करके। मैंने कहा ईदर और है, either the demand changes due to its own price or the demand changes due to these other factors than price। अब क्या होगा जब either और होता है, हम क्या करते हैं either this or that। यानी जब मैं इसको चेंज कराऊंगा तो मैं इनको चेंज नहीं कराऊंगा, और जब मैं इनको चेंज कराऊंगा तो मैं इसको चेंज नहीं कराऊंगा। मतलब जब मैं प्राइस का इफेक्ट देखूंगा डिमांड के ऊपर, तो ये जो अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, मैं इनको काउंट नहीं करूंगा, मैं इनको कांस्टेंट ले लूंगा। और जब मैं इनका इफेक्ट देखूंगा डिमांड पे अदर फैक्टर्स का, तो मैं प्राइस को काउंट नहीं करूंगा, मतलब मैं प्राइस को कांस्टेंट ले लूंगा। मतलब क्या है कि देखो जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मेजर फैक्टर, एक होते हैं माइनर फैक्टर। मेजर फैक्टर इज प्राइस, जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस मेजर फैक्टर है, तो मैंने मेजर को एक पार्ट में डाल दिया, तो जितने भी माइनर है मैंने उन सबको एक पार्ट में डाल दिया। यानी अब डिमांड या तो चेंज हो सकती है इसके करके, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस के करके, और या चेंज हो सकती है इन अदर फैक्टर्स के करके। ठीक हो गया। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है, डिमांड में जो चेंजेस होते हैं उसके वेरियस टाइप्स आते हैं। अब वो टाइप्स कौन से हैं, पहला जो टाइप आता है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको ना एक नाम और भी देते हैं, पर वो नाम मैं अभी नहीं लिखूंगा, वो जब मैं टॉपिक करा लूंगा ना उसके बाद में वो नाम लिखूंगा, क्योंकि अभी अगर लिख दिया तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कैसे? अब वो कहता है कि डिमांड एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड हो रही है मतलब आगे की तरफ जा रही है। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब डिमांड कम हो रही है। एक्सटेंशन में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम होगी। ठीक होगा, किसके करके, ओनली ड्यू टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, बस। यानी अगर डिमांड एक्सटेंड होगी यानी कि बढ़ेगी, तो सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी के अपने प्राइस के करके बढ़ेगी, बाकी किसी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी के अपने प्राइस के करके होगी, बाकी किसी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस करके होते हैं, कमोडिटी के अपने प्राइस में आने वाले चेंज के करके होते हैं, जब बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब कैसे होगा इसी चीज को हम समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका पार्टीशन कर देते हैं।
इधर हम लिख लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इधर लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब हमने कहा कि डिमांड एक्सटेंड हो रही है या डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। इसका मतलब पहले कोई डिमांड होती होगी जो बढ़ेगी, पहले कोई डिमांड होती होगी जो कम हुई होगी। इसका मतलब एक इनिशियल पोजीशन तो लेनी ही पड़ेगी। तो पहले क्या करते हैं, एक ना इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं। यहां पे प्राइस और डिमांड लिख लेते हैं, इधर भी प्राइस और डिमांड लिख लेते हैं। तो हमने दोनों साइड में प्राइस और डिमांड को लिख लिया। तो इधर इनिशियल प्राइस जो था, सपोज करो कि वो 1 रुपी था। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, एक्सटेंशन दिखाना है, चलो और चेंज कर लेते हैं। इनिशियल प्राइस 5 रुपीस ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल प्राइस 5 रुपीस था और डिमांड 1 यूनिट की थी। अब आपने कहा कि डिमांड एक्सटेंड हुई है, डिमांड बढ़ी है, बढ़ी है तो आंसर यहां पर 1 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि नाम से क्लियर कीजिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है, फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है। यानी डिमांड अगर एक्सपैंड हो रही है, उसमें एक्सटेंशंस हो रही हैं, तो यहां पर आंसर 1 से ज्यादा आना चाहिए। सपोज करो कि आंसर आ गया 5, अब डिमांड पहले से एक्सटेंड हो गई। ठीक हो गया, पर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो होता है वो उस कमोडिटी के अपने प्राइस के करके होता है, बाकी किसी फैक्टर करके नहीं होता। यानी ये जो डिमांड बढ़ी है, ये इस कमोडिटी के अपने प्राइस के करके बढ़ी है। मतलब सोचो अगर डिमांड बढ़ी है इसके करके प्राइस करके, तो फिर प्राइस क्या हुआ होगा, प्राइस कम हुआ होगा, तो ही डिमांड बढ़ी होगी। क्योंकि अगर प्राइस चाहता है कि मेरे करके डिमांड बढ़े, तो मैंने कहा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इसके करके है, प्राइस करके। अब प्राइस चाहता है कि डिमांड एक्सटेंड हो, प्राइस चाहता है कि डिमांड बढ़े, तो फिर प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को अपने आप को कम कराना पड़ेगा, तो ही डिमांड बढ़ पाएगी। तो प्राइस कम होके हो गया 1। ठीक, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। इसी चीज को क्या करते हैं, एक डायग्राम में दिखाते हैं। तो एज यूजुअल y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे डिमांड। ठीक है, सो दिस इज 1 2 3 4 5, इधर प्राइस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब क्या हुआ, शुरू में देखिए प्राइस था 5 और डिमांड थी 1, तो आप थे इस ए पॉइंट पे। ठीक हो गया, अब बाद में क्या हुआ, बाद में प्राइस जो हो गया 1 और आपकी डिमांड हो गई 5, तो प्राइस हुआ 1 तो आपकी डिमांड हो गई 5, तो आप आ गए बी पॉइंट पे। हमने क्या किया, ए और बी को मिला दिया। जब ए और बी को मिलाया तो ये बनी हमारी डिमांड कर्व dt। अब डिमांड आपकी 1 से 5 की तरफ एक्सटेंड हुई है, कब, जब आपका प्राइस 5 से 1 की तरफ फॉल कर रहा है। ठीक हो गया, बात समझ में आई। सो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अभी मैं इस पे वापस आने वाला हूं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, पहले वो कराता हूं फिर वापस आता हूं। अब इसमें क्या है, इसमें अब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड पहले से कम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब पहले वो डिमांड रही हो, तो पहले प्राइस था 1 और डिमांड थी 5। अब मैंने कहा कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, डिमांड पहले से कम हो गई। अगर कम हुई है तो आंसर 5 से कम आना चाहिए। तो 5 से कम जितना मर्जी लिख सकते हैं, 4 3 2 1 जितना मर्जी लिख लो। तो मैं लिख लेता हूं 1, तो डिमांड कम होके 5 से 1 हो गई। अब मैंने कहा था जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी के अपने प्राइस के करके। मतलब अब प्राइस चाहता है कि डिमांड कम हो, किसके करके, मेरी वजह से।
प्राइस कह रहा है, मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड उस कमोडिटी के अपने प्राइस की वजह से होगा। मतलब प्राइस चाहता है कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कम हो जाए मेरे करके, तो फिर प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ना पड़ेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है और उसके करके उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड कम हो रही है प्राइस के करके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब इसको भी एक डायग्राम से जो है वो दिखा लेते हैं। अब डायग्राम में y एक्सिस पे एज यूजुअल प्राइस और x एक्सिस पे डिमांड। तो डायग्राम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इनिशियल पोजीशन देखिए, इनिशियल पोजीशन थी कि प्राइस 1 था और डिमांड 5 थी। प्राइस 1 और उसके कंपैरेटिवली डिमांड 5 और आप थे ए पॉइंट में। बाद में क्या हुआ कि प्राइस जो है वो बढ़ के 5 हो गया और आपकी डिमांड कम होके 1 हो गई, तो आप आ गए बी पॉइंट पे। हमने क्या किया, ए और बी दोनों को मिला दिया, तो मिलाने पे हमें ये डी डी डिमांड का बन गई। अब डिमांड 5 से कॉन्ट्रैक्ट होके 1 हो गई जब आपका प्राइस 1 से बढ़ के 5 हो गया। ठीक हो गया। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब ध्यान से एक और चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तो डिमांड एक्सटेंशन होगी, आप जब डिमांड एक्सटेंड हुई थी, आप पहले ए पे थे, बाद में बी पे आए, यानी आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। मतलब आप डिमांड कर्व डी के अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक हो, देखो पहले आप ए पॉइंट पे हैं, प्राइस आपका 5 रुपीस था, डिमांड आपकी 1 यूनिट की थी। अब प्राइस आपका 1 रह गया तो डिमांड आपकी 5 हो गई। पहले आप ए पॉइंट पे थे, अब आप बी पॉइंट पे हैं। डिमांड कर्व डी थी, ए और बी को मिलाते हुए पहले ए पे अब बी पे, यानी आप ए से बी पे जा रहे हैं, यानी अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अगर इधर आ जाए, अब इधर क्या था, पहले आपका रेट 1 रुपी था तो डिमांड 5 थी, बाद में प्राइस हो गया 1 to 5, डिमांड हो गई 5 to 1, यानी आप पहले ए पॉइंट पे थे, अब बी पॉइंट पे हैं, यानी आप मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आप ए टू बी जा रहे हैं, मतलब आप डिमांड कर्व dt के ए पॉइंट से बी पे, यानी कि लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। चेक हो गया। एक्सटेंशन में क्या होगा, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जाओगे, कॉन्ट्रैक्शन में लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ जाओगे। हो गया, पर रहोगे सेम डिमांड कर्व पे। देखो डिमांड कर्व dt ही है, इसमें भी डिमांड कर्व dt ही है। चेक हुआ, डिमांड कर्व dt है, एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर से नीचे वाले पॉइंट पे आ गए या नीचे से ऊपर वाले पॉइंट पे आ गए। दैट्स व्हाई एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। मतलब जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा, जो आपकी मूवमेंट रहेगी वो एक ही डिमांड कर्व पे रहेगी, एक सिंगल डिमांड कर्व के अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट या लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे जाओगे, कोई और डिमांड कर्व नहीं आएगी। एक ही डिमांड कर्व अपने आप के अंदर सफिशिएंट रहेगी, यानी आपकी मूवमेंट जो है वो एक सिंगल डिमांड कर्व के ऊपर रहने वाली है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या, अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब ये तो हमने किया कि जो डिमांड चेंज हुई वो चेंज हुई किसके करके, प्राइस के करके। अब हमने डिमांड को चेंज कराना है अदर फैक्टर्स के करके। अब अदर फैक्टर्स में कुछ मर्जी आ सकता है, उसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ सकते हैं, उसमें इनकम आ सकती है, उसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ सकते हैं, उसमें आपकी हैबिट आ सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ सकती है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, सिर्फ प्राइस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब अब जो डिमांड चेंज होगी वो चेंज
होगी प्राइस के करके नहीं बल्कि अदर फैक्टर के करके, उसको हम कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसको ना हमें एक और नाम भी देते हैं, ठीक है। ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड है ना, इसको एक नाम और भी देंगे, पर वो मैं अभी नहीं लिखूंगा। जैसे जब मैंने एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड लिखा था, उस पे भी मैंने ये कहा था कि इसका भी एक और नाम होता है, इसको बाद में लिखा गया था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसमें भी लिखिएगा। तो इसके अंदर भी हम इसका एक और नाम भी लिखेंगे, पर वो अभी तो हम थोड़ा बाद में लिखेंगे जब हम इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लियर कर देंगे, ठीक। जो मेन बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है, किसके अंदर, डिमांड के अंदर, वो प्राइस के करके नहीं होगा। मतलब अब हम चाहे जो मर्जी चेंज करा सकते हैं। आप चाहे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को चेंज कराइए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज कराइए, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस चेंज कराइए, इनकम चेंज कराइए, टेस्ट चेंज कराइए, हैबिट चेंज कराइए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज कराइए, पॉपुलेशन का साइज चेंज कराइए, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर चेंज कराइए, क्लाइमेट चेंज कराओ, सेविंग चेंज कराओ, वेल्थ चेंज कराओ, जो मर्जी चेंज कराओ, सिर्फ एक प्राइस ऐसी चीज होगी जिसको चेंज नहीं करना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए ना फिर से पार्टीशन कर लेते हैं। पार्टीशन में क्या होगा, इधर लिख लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड और इधर लिख लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब सोचो, वो कहता है डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब पहले कोई डिमांड रही होगी जो बढ़ गई है, इसमें डिमांड कम हो गई है, इसका मतलब पहले कोई डिमांड रही होगी जो कम हो गई है। मतलब जब हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज दिखाना है तो एक इनिशियल पोजीशन हमें लेनी पड़ेगी। जैसे इधर मैं प्राइस ले लेता हूं और डिमांड ले लेता हूं, वैसे इधर भी प्राइस ले लेता हूं और डिमांड ले लेता हूं, ठीक है। इसमें एक इनिशियल पोजीशन लेते हैं, लेट इट बी कि प्राइस जो था वो 3 रुपीस का था और जो डिमांड थी वो भी 3 यूनिट्स की थी, ठीक है। इधर भी एक इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं कि प्राइस 3 था, डिमांड 3 थी। अब वो कहता है कि जो डिमांड है वो बढ़ गई, मतलब पहले डिमांड थी 3, अब वो डिमांड बढ़ गई है, बढ़ गई है मतलब अब यहां पे आपने जो नया लिखना है वो 3 से ज्यादा होना चाहिए, इट विल बी मोर देन 3, तभी तो वी कैन शो दैट देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड तभी बढ़ेगी जब यहां पर जो आपकी नई वैल्यू आएगी दैट विल बी मोर देन 3, मैंने लिख दिया 4, तो डिमांड मैंने इंक्रीज करा दी। पर मैंने एक बात की थी कि जो डिमांड इंक्रीज होगी वो प्राइस के करके नहीं होगी, मतलब मैंने प्राइस को तो कुछ भी नहीं करना, प्राइस एज इट इज का एज इट इज ही है, यानी पहले भी प्राइस 3 रुपीस था, प्राइस अभी भी 3 रुपीस ही है और डिमांड में इंक्रीज हो गया है। अब ये इंक्रीज क्यों होगा, यानी जब प्राइस चेंज नहीं हुआ तो डिमांड 3 से 4 कैसे हो गई, हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, तो इसके करके इनकम के बढ़ने पे उसने डिमांड 3 से 4 कर दी। हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट कमोडिटी महंगी हो गई तो उसकी डिमांड कम हो गई हो तो अपनी डिमांड बढ़ गई हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ती हो गई हो तो उसकी डिमांड बढ़ी हो तो अपनी डिमांड बढ़ गई हो सकता है कि कंज्यूमर को ये चीज पहले से ज्यादा टेस्टी लगनी शुरू हो गई हो तो डिमांड बढ़ गई हो सकता है कि कंज्यूमर ने सेविंग पहले से कम करनी शुरू कर दी हो सकता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बड़ा हो गया हो, चाहे जो मर्जी हुआ है, सिर्फ एक चीज नहीं हुई कि प्राइस भी पहले से कम हुआ ना प्राइस पहले से बढ़ा, कुछ नहीं हुआ, यानी डिमांड में इंक्रीज आया है,
but not due to price but due to other factor. डिमांड बढ़ गई। अब इसको एक डायग्राम से दिखाते हैं। अब अगर इसको डायग्राम में दिखाएं तो अब यहां पर एक्स एक्सिस जहां पर डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस, तो 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4। अब चेक कीजिए इनिशियल पोजीशन, प्राइस 3 डिमांड 3, प्राइस 3 है तो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड 3 है, तो आप हैं इस ए पॉइंट पे। ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड कर्व जो है वो ये है जो ब्लैक कलर में जा रही है डी डी। अब क्या, अब प्राइस तो आपका 3 ही है, यानी y एक्सिस में तो मैंने 3 जाना है, पर डिमांड कितनी हो गई 4, यानी इसी को मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा और इसको मुझे 4 पे टच कराना पड़ेगा b। आगे अब जब इंक्रीज और डिक्रीज से पहले एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, एक कंज्यूमर सेम डिमांड कर्व पे रहा था, जब एक्सटेंशन हुआ था तो ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पे आया था, पर सेम डिमांड कर्व पे रहा था, तभी तो हमने कहा था उसको मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व पे घूमेगा। अब सोचो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप एक डिमांड कर्व ऐसी बना ही नहीं सकते कि जिसके ऊपर ए और बी सेम डिमांड कर्व पे आ जाए। अब सोच के देखो, ये डिमांड कर्व को मैं जितना मर्जी चेंज करा लूं, मैं इस बी पॉइंट को इस बीडी के ऊपर नहीं ला सकता। इसका मतलब इस बी के लिए मुझे एक अलग से डिमांड कर्व लानी पड़ेगी, और वो डिमांड कर्व बनेगी ये D1 D1, जो कि DD से ऊपर बनेगी। यानी अब क्या होगा, जब इंक्रीज होगा तो हम सेम डिमांड कर्व पे नहीं रहेंगे, हम एक और डिमांड कर्व लेके आएंगे। ठीक है, अब इसमें दो चीजें याद रखने वाली है। पहला तो ये है कि जब एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है हम एक डिमांड कर्व पे रहते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें एक डिमांड कर्व के अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे जाएंगे। जब इंक्रीज होगा तो एक नई डिमांड कर्व आएगी। पहली बात तो ये भी, अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि ए और बी को सेम डिमांड कर्व पे ला सकें, तो इसलिए हमें बी के लिए एक अलग डिमांड कर्व लानी पड़ी, वो बनी D1 D1। ठीक है, एक तो नई डिमांड कर्व आई, दूसरी जो नई डिमांड कर्व आएगी वो पुरानी डिमांड कर्व के पैरेलल आएगी, यानी ये जो गैप रखना है वो सेम रखना है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमारे पेंडिंग है, हम इनके आंसर अभी देने वाले हैं। ठीक है, पहले इधर आ जाते हैं। अब क्या, अब डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई है। अब डिमांड अगर डिक्रीज हुई है मतलब आंसर आपका 3 से कम आना चाहिए। 3 से कम मान लो आ गया 2, पर मैंने कहा कि जो डिमांड डिक्रीज हुई है वो प्राइस के करके तो हुई नहीं, वो तो अदर फैक्टर के करके हुई है, यानी प्राइस में तो कोई चेंज लाना ही नहीं मैंने। अब डिमांड प्राइस करके चेंज हुई, प्राइस कहता मैंने कुछ नहीं किया है, जो डिमांड कम कराई है वो मैंने नहीं कम कराई, वो अदर फैक्टर्स ने कम कराई है। वो क्या हो सकता है, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम कम हो गई हो, चीज उसको पहले टेस्टी लगती हो अब ना लगती हो, उसने सेविंग ज्यादा करनी शुरू कर दी हो, ठीक है, कुछ भी हुआ हो, पर एक तो पक्का है, प्राइस कहता भाई मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो अदर फैक्टर ने किया। मैं कहा ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे डिमांड, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। इनिशियल पोजीशन प्राइस 3, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डिमांड भी 3, तो हम हैं इस ए पॉइंट पे। ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमारी जो डिमांड कर्व है वो है डी बन गई, ये इनिशियल पोजीशन है। अब क्या होगा, अब प्राइस 3 है, मतलब प्राइस वाली साइड में आपने 3 ही जाना है, पर डिमांड 3 से कम होके 2, नाउ at the price of 3 demand is 2, we comes to this B point। अब फिर वही प्रॉब्लम कि A और B सेम डिमांड कर्व BD पे नहीं आ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई डिमांड
डिमांड कब लानी पड़ेगी, विच इज D1 जो पहले वाली डिमांड कर्व से नीचे बढ़ेगी। नाउ सी द डिफरेंस। पहला डिफरेंस कि जब इंक्रीज होगा तो इनिशियल डिमांड कर्व से राइट में जाएंगे नई डिमांड कर्व पे, बट पैरेलल। जब डिक्रीज होगा तो पुरानी डिमांड कर्व से लेफ्ट में आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो वो भी पैरेलल। ठीक है, बात समझ आई। अब इसमें दो क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं। पहला आंसर तो बनता है कि जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो एक नई डिमांड कर्व क्यों आती है? क्यों? ये पुरानी डिमांड कर्व dt से काम नहीं चला, हमें क्यों ये D1 लानी पड़ी, इधर राइट में लानी पड़ी, इधर लेफ्ट में लानी पड़ी, क्यों लानी पड़ी? अब उसका आंसर देखिए। आंसर ये है कि जब हम अपनी डिमांड कर्व बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर हम डिमांड ले लेते हैं और इधर हम प्राइस ले लेते हैं। ये डिमांड कर्व बन गई dt। ठीक है, शुरू में प्राइस P था तो डिमांड Q थी, प्राइस कम होके P1 हुआ, डिमांड बढ़ के Q1 हुई, प्राइस बढ़ के P2 हुआ, डिमांड कम होके Q2 हुई। यही हो, यानी डिमांड कर्व कर क्या रही है, डिमांड कर्व दिखा रही है प्राइस और डिमांड का रिलेशन। डिमांड कर्व कहती है कि मैं प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखा सकती हूं। आप प्राइस जितना मर्जी चेंज कराओ, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको डिमांड चेंज करके बता दूंगी, आपको किसी और को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद इतनी एफिशिएंट हूं, क्योंकि मेरा काम है प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखाना। आप प्राइस जितना भी चेंज कराओगे मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगी कि अगर आपका प्राइस इतना है तो आपकी डिमांड इतनी होने वाली है। ठीक है, ये डिमांड कब कहती है। पर डिमांड कब कहती है कि मैं प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखा सकती हूं, अदर फैक्टर का नहीं। अदर फैक्टर का रिलेशन दिखाना मेरा काम नहीं है, अगर वो दिखवाना है फिर एक नई डिमांड कब ले आओ, वो अपना काम तो है नहीं। एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कि मेरे घर पे एक मेड काम करती है और वो काम करती है बर्तन साफ करने का। आज के दिन मैंने उसको 4 बर्तन और दे दिए, वो कहती है मैं साफ कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम है बर्तन साफ करना। वो कहती है आप जितने मर्जी बर्तन ले आइए, आप जितने मर्जी बर्तन ले आइए, मैं साफ कर दूंगी। आपको बर्तन साफ करवाने के लिए किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने कपड़े भी धुलवाने हैं ना, वो मेरा काम नहीं है, कपड़े धुलवाने के लिए किसी और को ले आओ फिर, क्योंकि मेरा काम सिर्फ बर्तन साफ करना है। मैं सिर्फ बर्तन साफ कर सकती हूँ, मैं कपड़े नहीं धो सकती। कपड़े धोने के लिए एक और मेड लानी पड़ेगी। वही काम ये कि डिमांड कब कहती है कि मैं प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखा सकती हूँ। आप जितना प्राइस चेंज कराओगे उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको डिमांड चेंज करके बता दूंगी, आपको कोई और डिमांड कर्व लाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप ये कहते हो कि हमने अदर फैक्टर का इफेक्ट दिखाना है, फिर वो भैया अपने बस की बात नहीं है। अगर अदर फैक्टर का इफेक्ट दिखाना है फिर एक और डिमांड कर्व ले आओ। तो इसीलिए हमें जब इंक्रीज और डिक्रीज कराना होता है तो वो क्योंकि हमें अदर फैक्टर के करके कराना होता है तो हमें एक और डिमांड कर्व जो है वो लानी पड़ती है। यानी इसके अंदर क्या होगा, हम जो है सेम डिमांड कर्व पे नहीं रहेंगे बल्कि अपवर्ड और डाउनवर्ड एक नई डिमांड कर्व पे शिफ्ट कर जाएंगे। दैट्स व्हाई इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड इज आल्सो कॉल्ड द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मतलब आपकी डिमांड कर्व क्या होगी, शिफ्ट होगी आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। बात समझ में? तो ये एक क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जब इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है तो हम क्यों एक नई डिमांड कर्व पे चले जाते हैं, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम क्यों सेम डिमांड कर्व पे रह जाते हैं। ठीक होगा, ये तो आंसर मिल गया कि जब इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड, डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड नई डिमांड कर्व आ जाएगी, तो शिफ्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन अभी बाकी कि जो नई डिमांड कर्व आएगी वो पैरेलल ही क्यों आएगी। ये जो DD और D1 बने हैं या इधर ये जो DD और D1 बने हैं ये पैरेलल क्यों बने हैं, ये नॉन पैरेलल भी तो हो सकते थे, ये पैरेलल क्यों बने। हम इसका आंसर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। नंबर 2 हम बहुत सारे रीजंस देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड के और डिक्रीज इन डिमांड के। तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के
के अंदर। थैंक यू वेरी मच।